हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के एक एसेंशियल एलिमेंट फ्री कंसेंट को देखेंगे। बिना फ्री कंसेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है। कंसेंट को पढ़ें, फ्री कंसेंट को पढ़ें उससे पहले कंसेंट देखें। कंसेंट क्या होता है? सेक्शन 10 में डिफाइंड है, ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 10 में है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेंगे जब वो फ्री कंसेंट है, उसके अंदर जितनी भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में है उसमें उनका कंसेंट फ्री हो। कंसेंट क्या होता है सेक्शन 13 के हिसाब से? कंसेंट है कि दो या दो से अधिक पर्सन कंसेंट में है अगर वो एग्री करें अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक ही चीज पे एक ही सेंस में एग्री करेंगे तो फिर ये माना जाएगा कि उनकी कंसेंट है। एक व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, दोनों एग्री कर रहे हैं तो ये कंसेंट नहीं है। एक व्यक्ति लैपटॉप बेचने की बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो खरीदने वाला है वो डेस्कटॉप खरीदने की सोच रहा है और दोनों एग्री कर रहे हैं, ये कंसेंट नहीं है। दोनों अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं। इसी को कहते हैं कंसेंसस एड इडम। ये एक लैटिन वर्ड है which means that there is agreement on the same thing in the same sense। ठीक है, दोनों व्यक्तियों को उसी सेम वस्तु के विषय में सोचना होगा और उसी सेंस में सोचना होगा। अब उसके बाद दोनों एग्री कर रहे हैं तो फिर ये कंसेंट है। यहाँ अगर कंसेंट नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। जो अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया वो वाला एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति लैपटॉप 10,000 में बेचने की बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 10,000 में डेस्कटॉप खरीदने की सोच रहा है, तो ये कंसेंट नहीं है। दोनों अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं। ये कंसेंट आपने समझ लिया, तो अब फ्री कंसेंट देख लेते हैं सेक्शन 14 में। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ठीक है, अगर ये 5 चीजें की वजह से कंसेंट नहीं आया है तो फिर वो फ्री कंसेंट है। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए उस कंसेंट में, तब वो कंसेंट फ्री कंसेंट माना जाएगा। देखिए, अगर वो कहता है कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि उसका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं था, उसने कंसेंट तो दिया लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं था, तो फिर उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो कंसेंट उसका फोर्सिबली उससे लिया गया है और या फिर उसको सारी बातें सारी सच्चाई बताई नहीं गई थी। अगर उसको ऐसा अगर नहीं होता तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता। अगर उसको सारी सच्चाई बताई गई होती या फिर उसको फोर्स नहीं किया गया होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता। अच्छा देखिए, 4 चीजें जो हमने 5 चीजें देखी थी उसमें से 4 हैं कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहता है। किसके ऑप्शन पे? जिसका कंसेंट फोर्सफुली या अन्य किसी माध्यम से लिया गया था। ठीक है, उसके लिए सेक्शन 19 और 19A है। और 5वां चीज है कि अगर वो बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों तरफ से मिस्टेक हुई है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, एग्रीमेंट ही वॉइड है, क्योंकि कोई कंसेंट है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही मिस्टेक कर रहे हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। कंसेंट में फ्लॉ है, कब फ्लॉ होता है? जब कंसेंट जो इन्फ्लुएंस होता है कोर्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक से। इन 4 केसेस में, शुरुआत के 4 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसका कंसेंट इस तरीके से लिया गया है, कोर्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले कोर्सन आता है, कोर्सन देख लेते हैं। ठीक है, कोर्सन तो बहुत इजी है, सेक्शन 15 में डिफाइंड है। कोर्सन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। या तो कमिट कर दिया गया है या कमिट करने की धमकी दी जा रही है। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड द्वारा जो काम प्रतिबंधित है, नहीं करना है, वो करने की धमकी दी जा रही है या कर दिया गया है। और द अनलॉफुल डिटेनिंग और ऑफ थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। गैर कानूनी तरीके से किसी संपत्ति को रोकना अपने पास या धमकी देना अपने पास रोकने की किसी भी संपत्ति को। किस लिए? किसी पर्सन को
हार्म करने के लिए, ठीक है। और इस इन सब काम का इंटेंस पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि उसको एग्रीमेंट में लाया जा सके, उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया जा सके। इस पर्पस से अगर ये काम किया जाता है कि कोई कमिट किया जाता है या थ्रेटनिंग को कमिट किया जाता है, क्या एक एक्ट जो भी कि इंडियन पिनल कोड द्वारा फॉरबिडन है, या फिर रॉन्गफुली अनलॉफुली डिटेन किया जाता है या धमकी दी जाती है डिटेन करने की किसी प्रॉपर्टी को, ये सब इसलिए किया जाता है किसी पर्सन को हार्म करने के लिए, किसी पर्सन को का नुकसान करने के लिए। तो और पर्पस ये है कि उस पर्सन को फोर्स किया जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, तो फिर ये कोर्सन है। कोर्सन मीन्स फोर्सिबली ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी बाय डूइंग और थ्रेटनिंग टू डू समथिंग व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, ठीक है। किसी की सहमति को जबरदस्ती लेना, कुछ इलीगल काम करके जो इंडियन पिनल कोड द्वारा प्रतिबंधित है, या कुछ काम को करने की धमकी दे करके, ये कोर्सन है। इसके अलावा इलीगल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन सम प्रॉपर्टी भी कोर्सन है, जो भी हम लोगों ने देखा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से। ए थ्रेटन्स टू किल बी इफ ही डजंट सेल हिज हाउस टू हिम, बी एग्रीज, तो ये कोर्सन है, ठीक है। A kidnaps B's son and asks him to give his house on rent. B gives his house on rent to A. In this case, consent has been obtained under coercion. A ने B के सन को किडनैप कर लिया, उसको कहा कि अपना मकान किराए पे दे दो मुझे, B ने किराए पे दे दिया A को, तो ये कंसेंट कोर्सन से हासिल की गई है। थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड ऑल्सो अमाउंट्स टू कोर्सन। अच्छा, ये जो थ्रेट दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, ये धमकी किसी थर्ड पर्सन की तरफ भी डायरेक्टेड हो सकती है। जरूरी नहीं है जिसकी कंसेंट लेने की कोशिश की जा रही है उसी का हार्म करने की कोशिश की धमकी दी जाए, किसी अननोन पर्सन या किसी थर्ड पर्सन को भी हार्म करने की धमकी दी जा सकती है। एक थ्रेटन्स टू किल जेड अ पासर बाय इफ बी डजंट सेल हिज मोबाइल टू हिम। ए ने धमकी दी बी को कि जो बगल से जेड जा रहा है उसको मैं किल कर दूंगा, मार दूंगा, अगर तुम अपना मोबाइल मुझे नहीं बेचते हो तो। जेड का कोई संबंध नहीं है बी से, लेकिन फिर भी बी एग्री कर जाता है अपना मोबाइल बेचने के लिए ए को। तो हालांकि जो थ्रेट है वो बी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, बी का नुकसान करने के लिए नहीं है, किसी अननोन थर्ड पर्सन का नुकसान करने के लिए है, फिर भी ये माना जाएगा कि कंसेंट जो है कोर्सन से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो जो व्यक्ति थ्रेट दे रहा है, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाह रहा है, जरूरी नहीं है वही थ्रेट दे, ठीक है, उसी की तरफ से थ्रेट आए। किसी और व्यक्ति की तरफ से भी थ्रेट आ सकती है, जैसे कि जेड थ्रेटन्स टू किल वाई इफ ही डजंट सेल हिज मोबाइल, एक्स थ्रेटन्स टू किल वाई इफ ही डजंट सेल हिज मोबाइल टू जेड। एक्स ने वाई को धमकी दी कि तो अपना मोबाइल जेड को बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। तो इस धमकी से वाई ने अपना मोबाइल जेड को बेच दिया। तो अब देखिए, यहाँ तो क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस है ही है, क्योंकि लेकिन जो धमकी है, जो थ्रेट आया है, वो जेड की तरफ से नहीं आया है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, थ्रेट दिया है किसी और व्यक्ति ने, थर्ड पर्सन ने, फिर भी ये क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस है, प्री कंसेंट नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये देख लेते हैं, व्हेन अगर कोई एग्रीमेंट कोर्सन के थ्रू कंसेंट लिया गया है, तो एग्रीमेंट ये जो है एग्रीमेंट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉल्ड। ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसका कंसेंट कोर्सन से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये प्रूफ कौन करेगा कि पर्सन शामिल था कि नहीं, जबरदस्ती थ्रेट दे करके लिया गया कि नहीं? जो पर्सन एग्रीव है उसको प्रूव करना होगा कि ये उसका कंसेंट पर्सन के थ्रू लिया गया था। इसी में एक एग्जांपल है छोटा सा। मिस्टर ए ने ऑफर दिया कि मैं मिस्टर बी को कि मैं तुम्हारा मकान 100 रुपए में खरीद लूंगा
अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तो उस मिस्टर बी डर करके आई एग्री बोल देता है, एग्री कर जाता है। इस केस में कोर्सन के थ्रू कंसेंट लिया गया है। शॉर्ट में देख लेते हैं कोर्सन रिलेटेड मैटर। मीनिंग क्या होता है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, ठीक है, इन ऑर्डर टू फोर्स द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15 में डेफिनेशन दी है, सेक्शन 19 में वॉइडेबिलिटी दिया हुआ है। क्या होता है इफेक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। अब किसके ऊपर बर्डन है प्रूव करने का? जो एग्रीड पार्टी है। कोर्सन का इफेक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे। वो वॉइडेबल का मतलब कि वो चाहे तो वो ट्रांजैक्शन को अफॉर्म कर दे, तो फिर दूसरी पार्टी बाउंड होगी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करने के लिए, और वो चाहे तो वो कैंसिल कर दे ट्रांजैक्शन को, ठीक है। लेकिन अगर वो कैंसिल करता है तो अगर उसको एग्रीड पर्सन को कुछ बेनिफिट मिल चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो उसे वापस करना होगा दूसरी पार्टी को। ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद सेकंड था अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage, ठीक है। तो एक पार्टी अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है, दूसरी पार्टी की इच्छा को डोमिनेट करने की पोजीशन में है एक पार्टी, ठीक है, और वो उस पोजीशन को यूज करती है अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं। टू रिलेशन ऑफ बोथ द पार्टीज, वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। उन दोनों पार्टीज के बीच में ऐसा संबंध है कि एक पार्टी दूसरे की विल को, इच्छा को डोमिनेट कर सकती है, और सेकेंडली उस पार्टी ने उस पोजीशन को यूज किया अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर दोनों नहीं है, रिलेशन है और उसने यूज नहीं किया तो ठीक है, ठीक है। दोनों चीजें हैं अगर, तब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अच्छा, इसमें 3 स्पेसिफिक केसेस दिए हुए हैं सेक्शन 16(2) में, वो जहां पे प्रिज्यूम किया जाता है कि ये इस पोजीशन में है एक पार्टी कि दूसरे की विल को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कौन सा केसेस है? वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपैरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। एक रियल या अपैरेंट अथॉरिटी है दूसरे पार्टी के ऊपर। किस केसेस में? जैसे मास्टर एंड सर्वेंट, मालिक और नौकर, पुलिस इंस्पेक्टर एंड अक्यूज्ड। इस केसेस में अथॉरिटी है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। वेयर ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशरी रिलेशन टू द अदर, जैसे लॉयर क्लाइंट है, डॉक्टर पेशेंट है, फादर सन है, गुरु डिसाइपल है, गार्जियन वार्ड है। ये फ्यूडिशरी रिलेशन है, इसमें इन्फ्लुएंस होता है विल दूसरे, एक व्यक्ति का दूसरे पे, ठीक है। Where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress। एक ऐसे व्यक्ति के संग कॉन्ट्रैक्ट करता है व्यक्ति जहां पे दूसरा व्यक्ति का मेंटल कैपेसिटी या तो टेम्परेली या परमानेंटली अफेक्टेड है। किस कारण से अफेक्टेड है? या तो उसकी उम्र की वजह से, या फिर बीमारी की वजह से, या मेंटल या बॉडली कोई डिस्ट्रेस है उसके अंदर, उसमें। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड इलिटरेट पर्सन, टर्मिनली सिक पेशेंट्स। अच्छा, इन तीनों केसेस में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अपनी पोजीशन उसने यूज की है। यहाँ पे अब अग्रीव पर्सन को प्रूव नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जैसे
फादर ने सन पे, या गुरु ने डिसाइपल पे, या मास्टर ने सर्वेंट पे अपना इन्फ्लुएंस यूज किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए और अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए। और इसमें एग्रीड पर्सन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 5 और केसेस हैं जहां पे ये प्रिजम्पशन नहीं चलेगा कि ये इस पोजीशन में है कि अनड्यू एडवांटेज ले सकें, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकें। हस्बैंड वाइफ, मदर एंड डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर, मदर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, क्रेडिटर एंड डेब्टर। इस केसेस में प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया है और अपना बेनिफिट के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया है, ठीक है। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास, किसके ऊपर है? इन केसेस वेयर इट इज प्रिज्यूम्ड दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्टेड। जैसे शुरू के 3 केसेस थे ना, तो अगर उन केसेस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर जो पर्सन दूसरे पर्सन के विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है, जैसे फादर सन में फादर डोमिनेट करने की पोजीशन में, मास्टर सर्वेंट में मास्टर डोमिनेट करने की पोजीशन में है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस जो व्यक्ति डोमिनेट करने की पोजीशन में है उसे प्रूव करना होगा कि वो उसने अपनी पोजीशन यूज नहीं की है अनड्यू एडवांटेज के लिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है किसी एक्यूज्ड के साथ, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी सारी प्रॉपर्टी को वो पुलिस इंस्पेक्टर खरीद लेता है। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, और लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर चाहे तो प्रूव कर दे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं यूज हुआ था इस कॉन्ट्रैक्ट में, और उसका कई आधार हो सकते हैं, प्राइस एडुकेट था, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए गए थे। तो इस तरीके से जिम्मेवारी है उस पुलिस इंस्पेक्टर की, वो ये प्रूव करे कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, ठीक है। अन्यथा ये माना जाएगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया था। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव है कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है किस पर्सन के ऑप्शन पे, जो जिसका इन्फ्लुएंस इस तरीके से लिया गया था, जिसका कंसेंट इस तरीके से लिया गया था, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके उसका कंसेंट लिया गया था, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। वो चाहे तो वो भी एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है, और अगर एग्रीड पार्टी ने कुछ बेनिफिट एंजॉय कर लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो एक डॉक्टर ने मान लीजिए कि अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके पेशेंट के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया उसका पेशेंट का मकान खरीदने के लिए, उसने डॉक्टर ने 1 लाख रुपए एडवांस में दे दिया। इस केस में कोर्ट में मैटर जाएगा तो कोर्ट उसको एडवांस वापस करने के लिए ब्याज के साथ ऑर्डर कर सकती है। तो अभी उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस देखा, अब उससे पहले कोर्सन देखा था, तो दोनों के बीच में अंतर क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कोर्सन जो है वो एक कुछ भी इलीगल एक्ट जो कि फॉरबिडन है इंडियन पिनल कोड द्वारा, उसको कमिट करने या उसको कमिट करने की धमकी देने, या फिर कोई प्रॉपर्टी इलीगली डिटेन करने के लिए की वजह से होता है, ठीक है। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि दूसरे की विल को डोमिनेट किया गया, ठीक है। कोई मॉरल फोर्स यूज किया गया या मेंटल प्रेशर यूज किया गया, एक व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन में था, उसने उस पोजीशन को यूज करके दूसरे की विल को डोमिनेट किया। कोर्सन जो होता है फिजिकल कैरेक्टर का होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है वो मॉरल कैरेक्टर का होता है। प्रिजम्पशन क्या होते हैं? कुछ अभी 3 केसेस में हम लोगों ने देखा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है, कोर्सन के केस में ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं होता है। कौन प्रूफ करेगा? कोर्सन के केसेस में जो व्यक्ति दोषारोपण कर रहा है कि उसका कोर्सन से उसकी कंसेंट ली गई थी, वो प्रूव करेगा। कुछ 3 जो स्पेसिफाइड रिलेशनशिप थे हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, इसमें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है।
इसमें कोर्सन में क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ जाती है इंडियन पिनल कोड के तहत, और इसमें इंडियन कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती। अच्छा, जो कोर्सन में अगर एग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रही है तो उसको जो भी बेनिफिट अभी तक मिल चुके हैं उसको वापस करने होते हैं। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट जो बेनिफिट मिले हैं वो वापस करने होंगे। प्रूफ किसको करना होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का? तीन जो स्पेसिफाइड केसेस हैं सेक्शन 16(2) में दिया हुआ है। नो नीड टू प्रूव दैट पोजीशन ऑफ डोमिनेशन टू डोमिनेट द विल एग्जिस्ट, नो नीड टू प्रूव दैट दिस पोजीशन वाज यूज्ड टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। न तो ये प्रूव करना है कि ये डोमिनेट करने का पोजीशन में था वो व्यक्ति, और ना ही ये प्रूव करना है कि इस पोजीशन का उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रिज्यूम किया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, अनटिल अनलेस अदरवाइज प्रूव कर दे व्यक्ति। और किसकी जिम्मेवारी है प्रूव करने की? जो व्यक्ति इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में था, मास्टर सर्वेंट के केस में मास्टर। और तीन रिलेशनशिप के अलावा और एक्टिव रिलेशनशिप में ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है। जो व्यक्ति ये दोष लगा रहा है, दोषारोपण कर रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, उसको प्रूव करना होगा। ठीक है, ये भी एक एग्जाम डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। ये 2 पॉइंट हो गए अपने 5 में से। अब तीसरा पॉइंट आगे देख लीजिए, मिस रिप्रेजेंटेशन। बहुत इजी है। मिस रिप्रेजेंटेशन को जानने से पहले रिप्रेजेंटेशन को जानते हैं। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पार्टी टू अनदर either before or at the time of contract relating to some matters essential to the formation of contract with an intention to induce another person to enter into contract। 5 चीजें हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। मेड बाय वन पार्टी टू अनदर, एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये या तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त या उससे पहले दिया गया है। किस मुद्दे पे दिया गया है? रिलेटिंग टू सम मैटर्स एसेंशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के संबंध में कोई मैटर है जो जरूरी है, उसके विषय में कोई फैक्ट बताए गए हैं, और इस पर्पज से बताए गए हैं कि दूसरा व्यक्ति इंड्यूस हो जाए, प्रभावित हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड कैसे होगा? बाय एक्ट और कंडक्ट, आपके हाव भाव से, कंडक्ट से, एक्ट से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अच्छा, अब ये रिप्रेजेंटेशन या तो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। ठीक है, सही है तो कोई बात ही नहीं, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर गलत है तो या फिर ये अनइंटेंशनल हो सकता है और इंटेंशनल हो सकता है, जानबूझ के हो सकता है। ठीक है, अनइंटेंशनल मतलब जानबूझ के नहीं किया गया है, बिना जाने किया गया है। तो अगर ऐसा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन अगर जो दिया गया है वो गलत है और अनइंटेंशनली गलत रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो फिर ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिप्रेजेंटेशन गलत है और जानबूझ के गलत दिया गया है इंटेंशनली, तो फिर ये फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉड हमारा 4th पॉइंट है, अभी हम लोग देखेंगे। फिर 3rd पॉइंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो मतलब रिप्रेजेंटेशन गलत है और अनइंटेंशनली गलत रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। इंटेंशनली दिया गया होता तो ये फ्रॉड हो जाता। तो मिस रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, सेक्शन 18 में दिया गया है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। Misrepresentation means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it, of that which is not true though he believes it to be true. Second point is any breach of duty which without any intention to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, एक एक वर्ड इसका स्टडी करेंगे। 3rd है causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। ठीक है,
सब डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ, रिप्रेजेंटेशन के वजह से हम लोगों ने अभी देखा। रिप्रेजेंटेशन 3 तरह के वो हो सकते हैं, ये भी देखा। रिप्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, सही हो सकता है। सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत है अनइंटेंशनल है तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, गलत है और इंटेंशनल है तो फ्रॉड हो गया। अब आइए उन 3 पॉइंट्स को जो हम लोग ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा मिस रिप्रेजेंटेशन की, उसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है। Positive assertion of unwarranted information which are material to the contract, believing them to be true। ठीक है। ये कौन से केस है? यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को। ठीक है। जिस पार्टी ने इंफॉर्मेशन दिया है उसने इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कराया है कि वो सही है कि गलत है, लेकिन वो खुद बिलीव करता है कि ये सही है और एक्चुअली में वो फैक्ट्स गलत हैं। कुछ इंफॉर्मेशन एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दी गई है और जो उसने जिस व्यक्ति ने वो इंफॉर्मेशन दी है उसको चेक नहीं करवाया है उसके विषय में, लेकिन उसको लगता है कि वो सही है और वो एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन गलत निकलती है। मिस्टर ए ने अपनी बाइक सेल की मिस्टर बी को, उसने कहा कि ये 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है और मिस्टर ए को लगता है कि वाकई देती है। बाद में ये निकल के आता है कि वो केवल 40 किलोमीटर का एवरेज देती है। ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पार्टी विच रिजल्ट्स इन एडवांटेज टू हिम एंड मिसलीडिंग द अदर पार्टी। इस केसेस में इसमें क्या होता है कि सम इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर। ठीक है। एक कुछ इंफॉर्मेशन दी गई एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को। जिस समय इंफॉर्मेशन दी गई उस समय वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट थी। ठीक है। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले वो इंफॉर्मेशन गलत हो गई, कुछ फैक्ट्स चेंज हो गए और कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एंटर किया गया उससे पहले वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई और वो इंफॉर्मेशन फॉल्स हो गई। ठीक है। लेकिन जिस समय इंफॉर्मेशन दी गई थी उस समय वो सही थी। और ये जो चेंज है, जिस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है उसको मालूम है कि ये फैक्ट्स हमारे चेंज हो गए हैं। ठीक है। लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को बताता नहीं है कि ये फैक्ट्स चेंज हो गए। जिस समय इंफॉर्मेशन दी वो उस समय इंफॉर्मेशन सही थी, बाद में चेंज हो गई। जिस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी बाद में चेंज हो गई और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले लेकिन वो चेंज हो गई। जिस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी उसको मालूम था कि ये चेंज हो गया है, लेकिन उसने बताया नहीं दूसरे पार्टनर को कि चेंज हो गई इंफॉर्मेशन। तो ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन है। क्यों मिसरिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि जो जिस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी कि उसकी ड्यूटी थी कि वो जो चेंज हुआ है इंफॉर्मेशन में वो उसको बताए। मिस्टर ए डील कर रहा है मिस्टर बी से अपनी फ्लैट सेल करने के लिए। उसने इन्फॉर्म किया क्योंकि उसके फ्लैट में टेनेंट है जो 20,000 रुपया प्रति माह किराया दे रहा है। उसके बाद 3 महीने लग गए मटेरियल डील को थ्रू होने में। उसके बाद इन 3 महीनों में टेनेंट चेंज हो गया, दूसरा नया टेनेंट आ गया और नया टेनेंट 15,000 रुपया केवल किराया दे रहा है। मिस्टर ए चुप रहे, ठीक है, इनोसेंटली चुप रहे, और तो फिर ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन है। थर्ड है इनोसेंटली कॉजिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। इस केसेस में एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंड्यूस करती है मिस्टेक करने के लिए, और ये इंड्यूस वो करती है इनोसेंटली इंड्यूस करती है। ठीक है। किस विषय में करती है? क्वालिटी या नेचर ऑफ गुड्स बीइंग डेल्ट विथ। जो गुड्स है उसकी क्वालिटी या नेचर जो है उसके विषय में इनोसेंटली इंड्यूस करती है दूसरी पार्टी को कि वो मिस्टेक करे। ठीक है। तो फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि 100 केजी गेहूं बेचेगा, और उसने ये बताया मिस्टर बी को कि जब गेहूं उगाया गया था फिर था तो सल्फर यूज नहीं किया गया था, लेकिन एक्चुअली सल्फर यूज किया गया था उसको उगाने के लिए। ठीक है। अगर मिस्टर बी को मालूम होता तो वो गेहूं नहीं खरीदते। तो फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? 5 कंपोनेंट्स हैं।
एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इनोसेंटली कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, और जिस पार्टी ने जो सब रिप्रेजेंटेशन दिया वो इनोसेंटली बिलीव करता है, ऑनेस्टली बिलीव करता है कि वो ट्रू है, सही है, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है दूसरी पार्टी को धोखा देने का, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी ऐसे मैटर के विषय में है जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, ठीक है। और वो जो रिप्रेजेंटेशन है या तो शुरुआत से ही गलत थी या फिर रिप्रेजेंटेशन देने के बाद वो गलत हो गई, चेंज हो गया, ठीक है। और उस वो रिप्रेजेंटेशन एक वाइटल रोल प्ले किया दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो फिर इसकी अगर ऐसा है तो फिर ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। इसी को डायग्राम के माध्यम से समझाया है बहुत इजी करके, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? जो भी एग्रीड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई कर सकती है, रिसाइन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट फिर नलीफाई हो जाएगा। या फिर वो एग्रीड पार्टी अफर्म भी कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट, चलो ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगी कुछ कंडीशंस लगा करके कि मुझे उस पोजीशन में लाओ कि जिस पोजीशन में अगर रिप्रेजेंटेशन सही होता तो फिर मैं होता, उस पोजीशन में ला करके कॉन्ट्रैक्ट को ग्रो थ्रू करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो एग्रीड पार्टी है वो ऐसी पोजीशन में थी कि वो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से, ऑर्डिनरी बुद्धि से वो समझ सकती थी कि क्या सत्य है, ठीक है, तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने का, रिसाइन करने का अधिकार नहीं होगा। और देखिए जिस केस में अगर अवॉइड करते भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट असाइन करते भी हैं, तो कोई कंपनसेशन नहीं क्लेम किया जा सकता है और कोई इंटरेस्ट या एक्सपेंसेस क्लेम नहीं किया जा सकता है, बस कॉन्ट्रैक्ट ही नलीफाई होगा। क्या होता है मिसरिप्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट? जो एग्री पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई कर सकती है, रिसाइन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, या फिर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अफॉर्म भी कर सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट तो होगा, लेकिन जो एग्री पार्टी है उसके पास ये अधिकार होगा कि अगर वो रिप्रेजेंटेशन सही होता तो फिर उस दिन तब मैं किस पोजीशन में होता, उस पोजीशन में मुझको लेकर के आओ, तो फिर वो तब वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट में गो थ्रू कर सकती है उस पोजीशन में अगर आगे लाया जाए तो, लेकिन कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं। तो हम लोग ने कोर्सन देख लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस देख लिया, मिस रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। अब फोर्थ है फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड की सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, सेक्शन 17 में है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें उनमें से किसी ने एक काम ऐसा, ये पांचों कामों में से कोई एक काम किया हो, या फिर उस पार्टी के किसी एजेंट ने किया हो उस पार्टी की मिली भगत के साथ, ठीक है ना। जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो उसने खुद किया हो ये पांचों कामों में से एक काम, या फिर उसके एजेंट ने किया हो पार्टी के संग मिली भगत करके। किस लिए किया हो? विद द इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी और हिज एजेंट, दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए या उसके एजेंट को धोखा देने के लिए, या फिर उसको प्रभावित करने के लिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, ठीक है। तो पांच काम कौन से हैं? पहला है द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन विच डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। एक ऐसे फैक्ट का सजेशन देना कि जो कि सही नहीं है, और किसके द्वारा? उस व्यक्ति के द्वारा जो जानता है कि ये सही नहीं है, ऐसा फैक्ट बताना, मतलब झूठ बोलना। पहला ये हो गया। दूसरा है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। किसी को कोई चीज मालूम है एक पार्टी को और वो उसको छुपाती है, उस फैक्ट को छुपाती है, ठीक है। या तो उसको नॉलेज है उसकी, या उसकी बिलीफ है उस फैक्ट के बारे में, उसका मानना है उस फैक्ट के बारे में, और वो उसको छुपाती है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है एक ऐसा प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एक ऐसा वादा करना जिसको जिसको पूरा करने की कोई उनकी नियत नहीं है।
चौथा, एनी अदर फैक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी दूसरा फैक्ट ऐसा हो जो धोखा देने के नीयत से किया गया हो, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य। पांचवा, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, किसी अन्य कानून में दिया है कि यह कार्य करना या फिर यह कार्य नहीं करना, एक्ट और ओमिशन दोनों लिखा है, ये फ्रॉडुलेंट है, तो वो भी यहां इस एक्ट के तहत फ्रॉड कैटेगरी में आएगा। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है दूसरे को धोखा देने की नियत से, वो फ्रॉड होगा, ठीक है। कोई भी एक्ट या ओमिशन जो फ्रॉड होंगे, 5 हम लोग ने पढ़े अभी थे, 5 पॉइंट, उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहला था इंटेंशनली रिप्रेजेंटिंग एन अनट्रू फैक्ट नोइंग इट टू बी फॉल्स, कोई भी गलत फैक्ट को इंटेंशनली बताना और जबकि हमको मालूम है कि ये गलत है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये गलत इंफॉर्मेशन देना या झूठ बोलने वाला मैटर है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कोई अगर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसको पूर्णतः विश्वास होना चाहिए कि ये सत्य है, नहीं तो ये फ्रॉड माना जाएगा। तो सेकंड क्या है, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय अ पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, किसी चीज के बारे में मालूम है और उसको छुपाना जानबूझ करके। तो जैसे इस केस में भी ये फ्रॉड हो जाएगा। ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो उस फैक्ट को जानने के लिए जानबूझ करके मना किया गया, ठीक है, दूसरी पार्टी जानना चाह रही थी और जानबूझ के उस फैक्ट को छुपाया गया और नहीं बताया गया, और या फिर उसका जो फैक्ट है उसका उल्टा बता दिया गया। अच्छा, लेकिन अगर किसी ने बताया नहीं और वो उसकी ड्यूटी भी नहीं थी उसको पार्टी की उसको डिस्क्लोज करे, तब ये फ्रॉड नहीं होगा। अगर उसकी ड्यूटी नहीं थी कि वो डिस्क्लोज करे इस फैक्ट को और उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो फिर ये फ्रॉड नहीं होगा। तीसरा है अ प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एक तो झूठा प्रॉमिस किया और उसकी कोई नियत नहीं है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की, तो भी वो फ्रॉड है। एक चौथा है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ये तो 3 हो गए, और बहुत से तरीके की चीजें हो सकती हैं जो ह्यूमन बींग्स क्रिएट कर सकते हैं अपने दूसरे को फ्रॉड करने के लिए, तो इसलिए ये इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। तो कोई भी अनफेयर मेथड यूज किया गया किसी एक पर्सन द्वारा दूसरे को चीट करने के लिए, तो वो भी फ्रॉड में आएगा। और पांचवा हम लोगों ने अभी देखा ही था कि अगर किसी लॉ में ये स्पेसिफिकली दिया है कि ये एक्ट या ओमिशन फ्रॉड है, तो फिर वो फ्रॉड की कैटेगरी में इस एक्ट में भी आएगा। तो फिर अगर कोई व्यक्ति ये इल्जाम लगाता है कि उसके संग फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड से किसी 5 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में आना होगा, तभी वो फ्रॉड माना जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति अपनी ओपिनियन दे रहा है केवल, ठीक है, कोई एक जनरल रिमार्क पास कर रहा है, तो फिर वो फ्रॉड में नहीं आता है। तो इसको हम लोग अब डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कौन कौन से एक्ट या ओमिशंस फ्रॉड होते हैं। एक्ट का मतलब कुछ कार्य किए जाना, ओमिशंस का मतलब जो कार्य किया जाना था लेकिन उसको नहीं किया गया। गिविंग अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, बिलीविंग इट टू बी रॉन्ग, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल भी इसका पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एक्टिवली हाइडिंग अ मटेरियल फैक्ट, मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस विदाउट हैविंग इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, any other act fitted to deceive, or doing an act which has been specifically declared as fraud by any law। चलिए अब साइलेंस को देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति चुप रहता है किसी मैटर पे, तो उस केस में क्या है। सेक्शन 17 हमने पढ़ा था, उसका उसी सेक्शन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है साइलेंस के विषय में, ठीक है। केवल साइलेंस, किसी फैक्ट के विषय में साइलेंट रहना, और ऐसा फैक्ट है जो सामने वाली पार्टी की विलिंगनेस को अफेक्ट कर सकता है, उसके विषय में पहली पार्टी साइलेंट रहती है,
तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दो केसेस में वो फ्रॉड में आएगा साइलेंस, जहां पे जो व्यक्ति साइलेंट था उसकी ये ड्यूटी थी कि वो बोले, या फिर उसके साइलेंस को अपने आप में बोलना माना जाएगा, स्पीच माना जाएगा। इन दोनों केसेस में वो फ्रॉड माना जाएगा। अन्य केसेस में साइलेंस फ्रॉड नहीं है, इवन दो अगर उसके वो सामने वाली पार्टी की विलिंगनेस को अफेक्ट कर सकता है साइलेंस, तब भी वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन इन दो केसेस में फ्रॉड है। कौन से दो केसेस? जब वो जो व्यक्ति साइलेंट था उसकी ये ड्यूटी थी कि वो बोले, और जब साइलेंस को ही अपने आप में स्पीच मान लिया जाता है, इन दोनों केसेस में। तो साइलेंस को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहली और दूसरी तो वो है जहां पे वो फ्रॉड माना जाएगा, और तीसरी जो है वो जहां वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो पहली देख लेते हैं। जब ये ड्यूटी थी जिस पर्सन की, जो सो साइलेंट था, उसकी ये ड्यूटी थी कि वो बोले और वो साइलेंट रह गया, तो ये कौन से केसेस हैं? ये अटमोस्ट गुड फेथ वाले केसेस हैं, जहां पे दोनों पार्टीज एक दूसरे पे बेइंतहा भरोसा कर रही हैं। दोनों, जो सामने वाली पार्टी है वो बेइंतहा भरोसा कर रही है पहली वाली पार्टी पे, पहली वाली पार्टी साइलेंट रह जाती है किसी मटेरियल फैक्ट के लेकर के। तो ये किस केस में ये फ्रॉड होगा? और ऐसे 5 तरह के केसेस हो सकते हैं। 5 केसेस में ये कवर्ड हो जाएगा। एक तो किस तरह की रिलेशनशिप है? 5 रिलेशनशिप है। एक पहली फिड्यूसरी रिलेशनशिप। जैसे फिड्यूसरी रिलेशनशिप हम लोग बोलते हैं गार्जियन और वार्ड की, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी की, लॉयर और क्लाइंट की, डॉक्टर और पेशेंट की, प्रिंसिपल और एजेंट की। इस केसेस में अगर जो पहला वाला व्यक्ति है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वो साइलेंट रहता है किसी मटेरियल फैक्ट के लिए, तो फिर वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि दूसरी पार्टी ये इतना ज्यादा फेथ कर रही है उस पहली पार्टी के ऊपर कि, और ये फेथ वो उसका ये है कि वो पहली पार्टी सारे मटेरियल फैक्ट उसको बताएगी, लेकिन पहली पार्टी साइलेंट रह जाती है उस पूछे जाने पे, तो फिर ये फ्रॉड है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, तो उसका ये ड्यूटी है कि वो सारे अपने विषय में सारे मटेरियल फैक्ट्स बताए। मिस्टर एक व्यक्ति ने जो कि एड्स पेशेंट है, उसने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया और साइलेंट रहा अपनी डिजीज के विषय में, तो ये फ्रॉड है, ठीक है। क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, ये उसकी ड्यूटी थी कि वो इंश्योरेंस कंपनी को सारे मटेरियल फैक्ट्स बताए। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज एंगेजमेंट, इसमें भी ये दोनों पार्टीज की ड्यूटी है कि वो मटेरियल फैक्ट्स एक दूसरे को बताए। तो अगर एक कोई पार्टी कोई मटेरियल फैक्ट को कंसील करती है, छुपाती है, तो फिर वो ये एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकती है दूसरी पार्टी। यहाँ पे साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट के केस में भी पार्टीज की ये ड्यूटी है कि वो एक दूसरे को सारे मटेरियल फैक्ट बताएं। अगर कोई एक पार्टी मटेरियल फैक्ट छुपाती है तो फिर वो फ्रॉड माना जाएगा। इन सब केसेस में अटमोस्ट गुड फेथ है, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे बेइंतहा विश्वास कर रही है। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो भी प्रमोटर्स हैं कंपनी के, वो जिनको जनरल पब्लिक को शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो ये उनकी ड्यूटी है कि सारे मटेरियल फैक्ट्स पब्लिक को बताएं। अगर वो कुछ छुपाते हैं तो ये फ्रॉड आ जाएगा। ये तो पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होगी व्हेन साइलेंस इज इटसेल्फ इन इक्विवेलेंट टू स्पीच, साइलेंस अपने आप में स्पीच के बराबर है, बोलने के बराबर है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, बी ने ए से कहा अगर तुम इसको मना नहीं करते तो मैं ये मानूंगा कि तुम्हारा घोड़ा स्वस्थ है। ए ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। बाद में निकला कि घोड़ा अस्वस्थ था, तो फिर ये ए का जो साइलेंस है वो फ्रॉडलेंट है, ठीक है। यहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी से कह रही है कि तुम्हारी साइलेंस को
मैं पॉजिटिव या निगेटिव आंसर मानूंगा, ठीक है, किसी फैक्ट के, मटेरियल फैक्ट के विषय में। तो यहाँ पे उस पार्टी की ड्यूटी बन जाती है, पहली वाली पार्टी की, कि वो बोले, ये उसकी ड्यूटी है, और वो नहीं बोलता है तो उसके साइलेंस को ही स्पीच माना जाएगा। ये घोड़े वाला केस आपने देखा। तो अगर वो उल्टा निकलता है उसका, तो फिर वो फ्रॉड है। इसी को हम लोग, अच्छा इसमें एक पॉइंट और रह गया, तीसरा, ये एनी अदर केस। यहां पे इस केस में साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा, ऊपर के दोनों केसेस में साइलेंस फ्रॉड होगा, और अन्य किसी केस में साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा। इस चीज को हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कब साइलेंस फ्रॉड है, कब नहीं है, उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। जो 5 रिलेशनशिप्स हैं इस फर्स्ट वाले केस में, जहां पे ड्यूटी थी पर्सन की वाली, फर्स्ट वाले केसेस का 5 जो है इसमें, उसका भी डायग्राम में आप समझ सकते हैं। जहां पे ड्यूटी थी, पर्सन जो साइलेंट था उसकी ड्यूटी थी कि वो बोले, उसका भी ये डायग्राम से आप देख सकते हैं इसमें कि कौन कौन सी रिलेशनशिप है, 5 हैं। जुडिशियल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ऑब्लिक एंगेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर ये फ्रॉड है किसी के कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? जो भी एग्रीव पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट उससे नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर सकती है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ओके करके आगे बढ़ सकती है, लेकिन वो कंडीशन लगाएगी कि उसको ऐसी पोजीशन में लाया जाए कि अगर वो जो जो हमको बताया गया था वो सही होता, तब जब उसकी जो पोजीशन होती उस पोजीशन में लाया जाए उसको, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इस फ्रॉड के केस में जो एग्रीड पार्टी है वो डैमेजेस भी मांग सकती है। इसके अलावा कोई भी लॉस उसको हुआ है तो उसका डैमेज वो क्लेम कर सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। ए ने फ्रॉडलेंटली इन्फॉर्म किया बी को कि जो प्रॉपर्टी वो बेच रहा है वो उस पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं है, तो उसके बाद बी ने खरीद लिया। तो अब वो बाद में मालूम पड़ा कि वो कहीं प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी हुई थी, ठीक है। अब बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, या फिर वो ये कंडीशन लगा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ओके कर रहा हूं लेकिन मॉर्गेज वाला क्लियर कराओ, ठीक है, मॉर्गेज का जो डेब्ट है वो पे करो। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉड के केस में। देखिए, जो फ्रॉड होगा वो जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वही एक दूसरे के संग करेंगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं कर सकता। और जो जो झूठ बोला गया है या फिर जो फ्रॉड किया गया है वो वाइटल होना चाहिए, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में अगला पर्सन एंटर करता नहीं करता, और उसके झूठ बोलने की वजह से ही, फ्रॉड करने की वजह से ही अगला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ठीक है। और जो एग्रीड पर्सन है उसके संग धोखाधड़ी हुई होनी चाहिए फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन की वजह से, और एग्रीड पर्सन को कुछ नुकसान सफर किया होगा। अगर ये 4 चीजें होंगी तभी वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। फ्रॉड के केस में जो एग्रीड पर्सन है वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, खत्म कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई हो जाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म करके वो बोल सकता है कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए, जो अगर आपका बात सही होती तब मैं जिस पोजीशन में होता उस पोजीशन में मुझे लाइए। दोनों ही केस में लेकिन वो डैमेज मांग सकता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तब भी डैमेज मांग सकता है, इसके अफर्म कर रहा है तब भी डैमेज मांग सकता है, अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो। अच्छा, अभी उन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशन में पढ़ा और फ्रॉड भी पढ़ा, दोनों में क्या अंतर है? मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई चीटिंग करने का, धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे इंटेंशन था फ्रॉड के केस में।
यहां पे कोई डैमेज नहीं लिया जा सकता, यहां पे डैमेज लिया जा सकता है। और यहाँ पे अगर जो दूसरी एग्री पार्टी है उसको ऑर्डिनरी तरीके से इसको फैक्ट्स को डिस्कवर करने का तरीका था, उसके पास ऑप्शन था मिसरिप्रेजेंटेशन केस में, तब वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता, रिसाइन नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। यहाँ फ्रॉड के केस में केवल फ्रॉड बाय साइलेंस है, जहां पे अगर उसके पास कोई ट्रुथ को डिस्कवर करने का तरीका था दूसरी पार्टी के विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। अन्य सभी केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा। ये हो गया फ्रॉड, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉस्ट ऑफ राइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? कोर्सन पढ़ा, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ा, फ्रॉड पढ़ा। इसमें हमने कहा कि जो एग्रीड पार्टी है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई करने का अधिकार आ जाता है, लेकिन ये अधिकार कुछ केसेस में उससे छीन लिया जाएगा। वो कौन से केसेस हैं? अफर्मेशन, जब उस व्यक्ति को एग्रीड पर्सन को मालूम है उसको कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई करने का ऑप्शन उसके पास है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर देता है, ओके कर देता है, तो फिर वो उसका अब कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई करने का, रिसाइन करने का अधिकार छिन जाएगा। वो कैसे अफर्म करेगा? एक्सप्रेस वर्ड से बोल करके, या फिर किसी एक्ट से, कोई उसका कोई एक्ट होगा जिससे वो दिखाएगा कि वो अफर्म कर रहा है। एक व्यक्ति ने, ए ने बी को कार फ्रॉडुलेंटली सेल कर दी, एक्सीडेंटल कार, ठीक है, उस कार की डेंटिंग पेंटिंग करा करके। बी को खरीदने के बाद मालूम पड़ा कि ये फैक्ट है, ये एक्सीडेंटल कार है, लेकिन बी इस कार को इस्तेमाल करने लग गया। ये जानने के बाद भी कार को इस्तेमाल करने लग गया, तो अब बी नहीं रिसाइन कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को। अब जहां पे वो सामान वापस न किया जा सकते, नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो भी रिसाइन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति एग्रीड पार्टी है और वो चाह रही है कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई कर दे, रिसाइन कर दे, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि जो उसको बेनिफिट मिला है उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको वो वापस कर सके, ठीक है। वो इस स्थिति में नहीं है कि आप उस बेनिफिट को वापस कर सके, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई नहीं कर सकती, रिसाइन नहीं कर सकती। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। ए ने बी की बेकरी से खरीदा एक केक, ठीक है, बी ने फ्रॉडलेंटली बोल दिया कि केक बहुत अच्छी क्वालिटी का है। पूरा केक खाने के बाद बी ए को मालूम पड़ा कि बहुत खराब क्वालिटी का था। अब वो चूंकि वो केक वापस नहीं कर सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं रह गया, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं कर सकता। लैप्स ऑफ टाइम थर्ड पॉइंट है। जो भी राइट टू रेसिशन है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, रिसाइन करने का, वो उसको तुरंत उसको एक्सरसाइज करना होगा, तुरंत, जब भी उसको इसके बारे में मालूम पड़ा, ठीक है। तो अगर बहुत समय बीत गया है तो फिर ये राइट, अच्छा किसी थर्ड पार्टी का राइट भी इन्वॉल्व हो जाए तो भी राइट टू रेसिशन खत्म हो जाएगा। कोई थर्ड पार्टी का राइट आ गया है, जब तक हम राइट अपना एक्सरसाइज करते और उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराते, तब तक किसी थर्ड पार्टी का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है इस मैटर में, तो फिर राइट टू रेसिशन खत्म नहीं रहेगा। कुछ ए ने फ्रॉडलेंटली कुछ इंफीरियर गुड्स बेच दिए बी को, ठीक है। अब बी को मालूम था कि ये फ्रॉड हो गया है उसके साथ, लेकिन वो सस्ते दाम पे सी को आगे बेच देता है वो गुड्स। अब बी ए से कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई नहीं कर सकता, साइन नहीं कर सकता जो ए और बी का बीच कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने ऑलरेडी सी को इन्वॉल्व कर लिया है और सी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है, थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट। ये फ्रॉड हो गया कवर पूरा, ठीक है। अब मिस्टेक देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है मिस्टेक का, ठीक है, बहुत इजी है मिस्टेक। एरोनियस बिलीफ अबाउट समथिंग इज मिस्टेक। किसी भी चीज के विषय में गलत धारणा, वो मिस्टेक है। दो तरीके के हो सकते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट।
या तो कानून के विषय में मिस्टेक हो रही है या किसी फैक्ट के विषय में मिस्टेक हो रही है, तो ये दोनों मिस्टेक की कैटेगरी में आएगा। पहले देखते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। देखिए इस केस में एक पार्टी कानून के विषय में मिस्टेक कर रही है, वो कानून इंडियन भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है, ठीक है, और एक पार्टी इसके विषय में मिस्टेक कर रही है, तो फिर ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो पहला देख लेते हैं, पहला जो इंडियन कानून के विषय में वो मिस्टेक कर रही है पार्टी, सेक्शन 21 में कवर्ड है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू अ लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट मिस्टेक एज टू अ लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखिए ये एज्यूम किया जाता है कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको, सारे लोगों को इंडिया के कानून की पूरा ज्ञान है, चाहे वो एक अनपढ़ आदमी भी क्यों ना हो, इसलिए उसे इंडिया के सारे कानूनों का पालन करना होगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे मालूम नहीं था इस कानून के बारे में। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे मालूम नहीं था मैं इस कानून के बारे में, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर डिक्लेयर कराना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई करना चाहता हूँ, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। A and B make the contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law of limitation. The contract is not voidable. ये एक एग्जांपल हो गया उसका। तो इस केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री पे वॉइडेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है और बायलैटरल मिस्टेक है तो फिर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। दो चीजें हैं, फॉरेन लॉ है और दोनों पक्ष मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। और अगर एक ही पक्ष मिस्टेक कर रहा है फॉरेन लॉ का, तो फिर वो वैलिड रहेगा, वो वॉइडेबल नहीं होगा। सेकंड आ जाते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे। किसी कॉन्ट्रैक्ट, जो कोई एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसके संबंध में एसेंशियल फैक्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसके संबंध में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहा जाएगा। अब ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, ये बायलैटरल भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है। बायलैटरल का मतलब दोनों पार्टियां मिस्टेक कर रही हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। अगर दोनों पार्टियां किसी ऐसे मैटर के फैक्ट के विषय में मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टी में, तो जो कि एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के विषय में, ठीक है, तो फिर वो पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड है। अगर दोनों पार्टियां जो एसेंशियल टर्म्स हैं एग्रीमेंट के वो उसको अलग तरीके से समझ रही हैं, तो फिर ये बायलैटरल मिस्टेक है। इसमें होता क्या है कि जो एक्सेप्ट कर रहा है वो व्यक्ति ऑफर को किसी अलग तरीके से समझ लिया, और जो व्यक्ति ऑफर दिया था वो एक्सेप्टेंस को किसी और अलग तरीके से समझ लिया, ठीक है, तो फिर इस केस में पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। यहां पे देखिए हो ये रहा है कि जो कम्युनिकेशन है ऑफर का और एक्सेप्टेंस का वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो वो अलग तरीके से गया है, इसलिए ये वॉइड है। इसलिए कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, दोनों ने अलग अलग चीजें समझी हैं, तो इसलिए ये वॉइड है, बेनिफिशियल है, स्टार्टिंग से ही है। एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इजी है। मिस्टर ए के पास दो कार है, मारुति भी है, मर्सिडीज में है, मर्सिडीज भी है। मिस्टर ए ने बी से कहा कि मैं तुमको मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, 50 बेच सकता हूँ तुम्हें 50,000 में। मिस्टर बी को लगा कि वो एक्चुअली मिस्टर ए ने जो ऑफर दिया वो अपनी मारुति कार के विषय में दिया था, लेकिन बोला नहीं था। उसने कहा कि मैं अपनी कार 50,000 में दूंगा। अब मिस्टर बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली ये सोचते हुए कि मिस्टर ए अपनी मर्सिडीज कार बेच रहा है 50,000 में, ठीक है। यहां पे ऑफर भी गलत तरीके से कम्युनिकेट हुई है और एक्सेप्टेंस भी गलत तरीके से कम्युनिकेट हुआ है। ऑफर जो कम्युनिकेट हुई है वो क्या बोलते हैं मर्सिडीज के रूप में कम्युनिकेट हुई है, अगले को मर्सिडीज लगा, जबकि ऑफर मारुति की थी। उसी तरह एक्सेप्टेंस है वो भी गलत कम्युनिकेट हुई है, ठीक है। तो इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं इसमें, एग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड है। अच्छा, बायलैटरल मिस्टेक के क्या क्राइटेरिया होंगे?
दोनों पार्टियां एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करें, किसी फैक्ट के विषय में मिस्टेक हो, कोई ओपिनियन या जजमेंट गलत नहीं है, वो फैक्ट है, वो गलत है, और वो फैक्ट इसेंशियल फैक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेकंड आ जाते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक। एक तरफ से सेक्शन 22 में एक पार्टी मिस्टेक कर रही है फैक्ट के विषय में, तो फिर ये वॉइडेबल नहीं रहेगा। अगर किसी एक पार्टी ने ये मिस्टेक किया है किसी फैक्ट के विषय में, तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक है और ये वॉइडेबल नहीं रहेगा, क्योंकि केवल एक ही पार्टी मिस्टेकन है, और कॉन्ट्रैक्ट इसलिए पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। ए ने एक एग्रीकल्चरल लैंड बेची बी को लगा कि ये फर्टाइल लैंड है, और बी ने अपनी कंसेंट दे दी, बाद में निकला कि लैंड फर्टाइल नहीं है, तो बी की तरफ से केवल मिस्टेक हुई है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में भी कुछ कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि इन केसेस में ये एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे लिखा है कानून में कि वॉइड नहीं होगा, लेकिन कुछ कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि इन केसेस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा स्टार्टिंग से ही, एब इनिशियो ही, वो भले ही यूनिलैटरल मिस्टेक है तब भी। पहला कौन सा केस है ऐसा जिसमें ये स्टार्टिंग से ही यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में भी वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट? जहां पे जो पर्सन है उसकी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट हो, और जो मिस्टेक हुआ है उस पर्सन की आइडेंटिटी के विषय में हुआ है, जिसके संग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी आइडेंटिटी के विषय में मिस्टेक हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी का बिजनेस सी ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब ए को लग रहा है कि वो बिजनेस बी का ही है, कोई दूसरी पार्टी है, वो उसको लग रहा है कि वो बिजनेस बी का, उसको ये नॉलेज नहीं था कि सी ने टेक ओवर कर लिया है, तो उसने उस फर्म को ऑर्डर दे दिया कि मुझे कुछ माल सप्लाई करिए, ठीक है। तो अब चूंकि सी ने टेक ओवर कर लिया था बिजनेस, तो उसने माल सप्लाई कर लिया, लेकिन उस सी को मालूम था कि ये ऑर्डर बी को दिया गया है, बी को ओनर समझते दिया गया है। अब सी अपना प्राइस रिकवर नहीं कर सकता है गुड्स का ए से, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहां पे यूनिलैटरल मिस्टेक है इन रिलेशन टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, और कोई भी ए और सी के बीच में कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, इसलिए एग्रीमेंट वॉइड है स्टार्टिंग से। अच्छा, डॉक्यूमेंट का जो नेचर है और कैरेक्टर है उसके संबंध में मिस्टेक हुआ है, यूनिलैटरल मिस्टेक हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ये मिस्टेक करता है कि जो वो पेपर दस्तखत कर रहा था वो उसको कुछ और पेपर समझ के दस्तखत कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये एग्रीमेंट वॉइड होगा एब इनिशियो। एक इलिटरेट पर्सन है, वो एक 10 एकड़ जमीन को बेचने के कागज पे दस्तखत कर दिया, उसको लग रहा था कि वो गिरवी रखने का कागज है, तो फिर ये एब इनिशियो एग्रीमेंट वॉइड है। जो मिस्टेक है इसको हम लोग मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में बांट सकते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो मिस्टेक ऑफ कंट्री हो सकता है, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हो सकता है, अगर बायलैटरल भी मिस्टेक हुआ है, दोनों पक्षों ने फॉरेन लॉ का बायलैटरली गलत समझा है, तो वो एग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड है। यूनिलैटरल मिस्टेक है फॉरेन लॉ का, तो वैलिड है एग्रीमेंट, एक ही व्यक्ति ने गलत समझा है फॉरेन लॉ को। दूसरा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ पे बायलैटरल मिस्टेक है, कोई फैक्ट से में दोनों पार्टियां गलत समझी हैं, तो फिर ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है। और अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है तो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, लेकिन कुछ एक केसेस जो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस की उस केसेस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा एब इनिशियो, बाकी केसेस में ये वैलिड रहेगा यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।